हेलो एवरीवन। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज बीएससी एजी 4 सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स एंड देयर मैनेजमेंट के अंतर्गत हम आपका जो टॉपिक लेकर आए हुए हैं एसिड सल्फेट सॉइल्स। ठीक है, इसका तात्पर्य यह हुआ कि एसिड सल्फेट मिट्टी किस तरीके हमारे मृदा के अंदर जो है अवशोषित होकर हमारे मिट्टी की भौतिक दशा को बिगाड़ रहा है और हमारी मिट्टी को अम्लीय बना रहा है और हमारे पौधों को बढ़वार को वृद्धि को रोक रहा है, उनके विकास को रोक रहा है, उत्पादन अच्छा नहीं हो पा रहा है। आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत आप लोग को अध्ययन कराने चल रहे हैं। ठीक है, आइए चलते हैं। एसिड सल्फेट मिट्टी, ठीक है, तो एसिड सल्फेट मिट्टी एक प्रकार की मिट्टी होती है जिसमें सल्फर युक्त खनिज पाए जाते हैं। जब ये खनिज ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है जो मिट्टी को अत्यधिक अम्लीय बना देता है। इसका अर्थ यह है छात्रों जो है कि जब हमारा खनिज ऑक्सीजन और क्या कहते हैं पानी के संपर्क में आता है तो सल्फ्यूरिक एसिड जब हमारे मिट्टी के अंदर अवशोषित होता है तो वहाँ पे मिट्टी में अत्यधिक अम्लता की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमारे मिट्टी की दशा, उसकी भौतिक दशा और उसके पोषक तत्वों का संतुलन बिगड़ जाता है। यह अम्लता मिट्टी की उर्वरता को कम करती है, पौधों की वृद्धि को रोकती है और आसपास के जल निकायों को जो है दूषित करती रहती है। मतलब निकायों का अर्थ यह हुआ कि जैसे आपका अगर कोई जो है मिट्टी अम्लीय है किसी जगह की और उसके बगल तालाब हैं, झील हैं, नदियां हैं, छोटे छोटे नदियां हैं, तो वहाँ पे वह उस मिट्टी के संपर्क में आने से वह जल भी एक तरीके से दूषित होता रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद एसिड सल्फेट मिट्टी कैसे बनती है उसे हम आपको बतला रहे हैं कि जलीय वातावरण में किस तरीके मिट्टी हमारी अम्लीय होती है। ये मिट्टी आमतौर पर दलदली बाढ़ वाले क्षेत्रों में बनती हैं जहां पानी का स्तर लगातार बदलता रहता है। जैसे अगर वर्षा मतलब बरसात का टाइमिंग हो, वर्षा का समय हो, वहाँ पे आप किसी भी नदी, झील, समुद्र का पानी जो है परिवर्तित होता रहता है, तो वहाँ पे आपके एसिड सल्फेट की मिट्टी बनना जो है हकीकत होता है। क्योंकि अगर आप कहीं भी नदी और झील के किनारे पे जाएंगे तो ये जो आपका एसिड सल्फेट मिट्टी है ये कहीं किनारे में बुलबुले टाइप का जो है एक परत बना के किनारे लगा रहता है, जो धीरे धीरे मिट्टी में अवशोषित होता रहता है और जब वो अवशोषित होता है तो वह मिट्टी अम्लीय होती चली जाती है। फिर सल्फर युक्त खनिज आपका, तो इन मिट्टियों में पाइराइट नामक खनिज पाया जाता है। ठीक है, पाइराइट जो है नामक खनिज पाया जाता है जो सल्फर का एक प्रमुख स्रोत है। फिर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो गई, जब यह खनिज ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है जो आपकी मिट्टी को अम्लीय बनाता है। ठीक है, फिर उसके बाद एसिड सल्फेट मिट्टी के जो दुष्प्रभाव हैं उसे हम बतला रहे हैं कि मिट्टी की उर्वरता में कम होना, अत्यधिक अम्लता के कारण मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्धता कम हो जाती है जिससे फसलों की पैदावार कम होती है। आप भी बहुत अच्छे तरीके से छात्रों समझते हैं कि अगर हमारे पौधों को संतुलित पोषक तत्व न मिले तो पैदावार आप अच्छी नहीं पा सकते हैं, चाहे वो जिस प्रकार की फसल हो, चाहे गन्ना हो, चाहे धान हो, गेहूं हो, चना हो, सरसों हो या सब्जियों वाली फसल हो। अगर वहाँ पे संतुलित पोषक तत्व की मात्रा अगर उन्हें नहीं मिलती है पौधों को
तो ये आप मान लीजिए जो है कि अच्छी उत्पादन आपको उस फसल का नहीं मिलेगा। पौधों की वृद्धि का रुकना, ठीक है, अगर आपका एसिड सल्फेट मिट्टी अगर वहाँ पे पाई जा रही है तो वहाँ पे पौधों की वृद्धि में रुकावट होगा, क्योंकि सही पोषक तत्व जो है पौधे अवशोषित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे अम्लीय मृदा या अम्लीय मिट्टी के होने के कारण जो है आपके पोषक तत्वों का समावेशन नहीं हो पाता है। तो अम्लता पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाती है और उनकी वृद्धि को भी रोकती रहती है। फिर उसके बाद जल निकायों का प्रदूषण, ठीक है, तो जब अम्लीय पानी नदियों, झीलों, समुद्रों में मिलता है तो यह जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाता है और पारिस्थितिकी तंत्र को जो है बिगाड़ता रहता है। आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं छात्रों जो है कि अगर हमारे समुद्र, झीलों और नदियों में किसी भी विषाक्त चीज का सम्मिलन होता है तो जो उसके अंदर जीव जंतु हैं वह उस विषाक्त के जो है संपर्क में आने से उनका जीवन जो है नष्ट हो जाता है और उनके पारिस्थितिकी तंत्र जो है बिगड़ जाता है, जिससे वो आगे चलकर अगर कुछ समय के लिए वो अगर जीवित भी हैं तो वो अगर उस चीज को अवशोषित करते हैं उस विषाक्त का जो है, तो वहां पे वो धीरे धीरे वो मतलब मर जाते हैं। फिर उसके बाद निर्माण कार्य में जो बाधाएं आती हैं अम्लीय मृदा की वजह से, उसे हम बतला रहे हैं कि इन मिट्टियों पर निर्माण कार्य करना मुश्किल होता है, क्योंकि अम्लीयता कंक्रीट और धातु को क्षति पहुंचती जो है सकती है, क्योंकि वहाँ पे अगर अम्लीय मृदा है तो वहाँ पे कोई भी चीज़ आप निर्माण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो अम्लता है उस मृदा में जो मिला हुआ है, सम्मिलन है, वो वहाँ पे जो भी आप जो है उसे स्टेबल करेंगे, तैयार करेंगे, वह उस अम्लीय मिट्टी के कारण जो है वह एक तरीके से नष्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर वहाँ पे कंक्रीट और धातु हैं तो वह धीरे धीरे क्षति होते रहते हैं अम्लीय मृदा के कारण। ठीक है, उसके बाद एसिड सल्फेट मिट्टी का प्रबंधन आप किस तरीके करेंगे उसे हम बतला रहे हैं कि मिट्टी का परीक्षण, ठीक है, तो निर्माण कार्य शुरू करने से पहले मिट्टी का परीक्षण कराना आवश्यक है ताकि एसिड सल्फेट मिट्टी की उपस्थिति का पता कम लगाया जा सके। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारे विशेषज्ञ हैं, हमारे वैज्ञानिक हैं, वो भी बतलाते हैं कि हमें अपनी सॉइल का टेस्टिंग कराना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आप सॉइल का टेस्टिंग कराते हैं तो ये आप मान लीजिए जो है कि आप अपनी मिट्टी की एक जो दशा है, उसकी भौतिक जो दशा है, उसकी आपको जानकारी अच्छे तरीके से हो सकती है कि हमारे मिट्टी का ईसी मीटर क्या है, विद्युत चालकता क्या है, उसका पीएच क्या है और उसका जीवाश्म कार्बन क्या है, पोटास क्या है और फास्फेट क्या है। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जो है आप समझ सकते हैं और उसका आप अच्छे तरीके से प्रबंधन करके आप अपनी मृदा को सुधार करके आप अच्छी फसल को वहाँ पे उस मृदा में उपजाऊ जो है उत्पादन ले सकते हैं। फिर आता है जल निकास आपका, तो मिट्टी में पानी का स्तर कम करके ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को आप धीमा किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप वहाँ पे मिट्टी में जो है, ठीक है, अगर आप जल निकास की अच्छी व्यवस्था करते हैं तो वहाँ पे आपका जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है वह थोड़ा धीमी हो जाएगी, जिससे आपकी मिट्टी की भौतिक दशा में सुधार आएगा। फिर चूना मिलाना आता है। चूना मिलाना एक प्रक्रिया है जिससे आप अम्लता को दूर कर सकते हैं। चूना मिलाकर मिट्टी की अम्लता को आप कम किया जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद पौधों का चयन। ठीक है, तो अम्लीय मिट्टी में उगने वाले पौधों का चयन करना चाहिए। जैसे आपको हमने बतलाया कि अगर आप जहाँ पे अम्लीय मृदा है वहाँ पे कुछ ऐसे भी पौधों का चयन किया जाना चाहिए जो आपकी मिट्टी की अम्लता को अवशोषण करें और ऑक्सीकरण के प्रक्रिया के द्वारा उसे जो है वायुमंडल में जो है छोड़े, जिससे आपकी जो है मिट्टी की जो दशा है वह भौतिक दशा सुधार हो। तो वहाँ पे जैसे आपका आंवला है, अमरूद है, करौंदा है, नींबू है,
तो इन जब पौधों का अगर आप अम्लीय मृदा में क्या कहते हैं उत्पादन करते हैं, पौधों को लगाते हैं, तो वहाँ पे आपके अम्लीय मिट्टी का अच्छे तरीके से सुधार होता है। फिर उपचार आपका आता है, किस तरीके उपचार करेंगे। तो एसिड सल्फेट मिट्टी के विकास और बढ़वार में दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया के कारण जो है फास्फोरस जैसे मुख्य पोषक तत्व की उपलब्धता भी जो है बहुत कम हो जाती है। ऐसी अवस्था में अम्लता सहनशील पौधे और कुछ खास किस्म के खरपतवार ही मृदा में जीवित रहते हैं, जो अम्लता को सहनशील कर सकते हैं। ये पौधे वहाँ पे जीवित रह सकते हैं। इन क्षेत्रों में घास की जो है नहीं उगती हैं और चारागाह नष्ट हो जाते हैं। यदि कुछ घासें उग भी गई तो पशुओं को चारे के साथ साथ आयरन और एल्युमिनियम की मात्रा चली जाती है। ये पशु अम्लीय पानी पीने को मजबूर हो जाते हैं और ऐसे में रोगी होने का खतरा उनका बढ़ जाता है। धान के निचली क्षेत्रों की मृदा में हाइड्रोजन सल्फाइड का निर्माण होता है, जिसके कारण धान की जड़ें कमजोर होने से पोषक तत्व अवशोषण क्षमता कम हो जाती है, जिससे फसल में कई प्रकार के रोग लग जाते हैं, जैसे खैरा रोग। और जड़ों में एक वाइट कलर का जो है एक रोग लगता है, जिसका नाम है, इसे एकियोची रोग के नाम से भी जो है जाना जाता है। अगर आप जब ये रोग लगा रहे, आप धान के पौधे की जड़ को आप उखाड़िए और उसे एक माइक्रो सूक्ष्म से अगर आप देखते हैं जो है, तो उसमें वाइट कलर के कीड़े आपको उस जड़ में दिखाई देंगे, जो आपके एकियोची के रोग के नाम से जाना जाता है, जिससे आपके जो है फसल में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। फिर एसिड सल्फेट मृदाओं के ऑक्सीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसे हम बतला रहे हैं कि आयरन सल्फाइड के ऑक्सीकरण से मृदा जल प्राकृतिक वातावरण बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता है। फिर मृदा में उपस्थित पोषक तत्व जैसे आयरन, मैग्नीज को सल्फ्यूरिक एसिड घुलनशील बना देता है और मृदा में बाहर निकाल देता है। यह एल्युमिनियम और कैडमियम जैसी भारी धातुओं को अधिक जो है घुलनशील बनाकर मृदा के अंदर ऑक्सीकरण करता है, जिससे आपके अम्लीय मृदा का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होता रहता है। फिर उसके बाद इससे मृदा अत्यधिक अम्लीय और जहरीली हो जाती है, जिससे फसल नष्ट हो जाता है। अगर मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो जलकर भस्म हो जाता है और आयरन सल्फाइड की परत मृदा सतह पर जो है दिखाई देने लगता है, जिसके कारण से हमारे जो जीवाश्म कार्बन हैं वो हमारे मृदा में कमी उत्पन्न कर देती हैं, जिससे हमारे उर्वरता में काफ़ी कमी आती है और कुछ पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व में कमियां ज़्यादा आने की वजह से हमारी फसल पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में कोई भी पेड़ पौधा या फसल इन मृदाओं में नहीं उगा सकता है, ठीक है। फिर एसिड सल्फेट मृदाओं का मछलियों और जलजीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसे हम बतला रहे हैं आपको कि समुद्री किनारे पर स्थित वेटलैंड्स को कृषि योग्य बनाने या नई बसावट विकसित करने के लिए जल निकास कर दिया जाए तो मृदा में भारी मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण होता है, ठीक है। इसी कारण एल्युमिनियम घुलनशीलता का जहरीला स्तर बन जाता है, जिससे हमारे जो मृदाओं में मछलियों और जलजीवों का जो प्रभाव होता है उससे प्रभावित होकर वो मर जाते हैं, ठीक है। इससे मछलियों और जलजीवों की भोजन प्रणाली अव्यवस्थित हो जाती है, स्वास्थ्य गिर जाता है और आबादी उनकी जो है घट जाती है। फिर उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड के कारण जल प्रवाह क्षेत्र परिवर्तित हो जाते हैं और जलजीव मरने लगते हैं। फिर आता है एसिड सल्फेट मृदाओं का जो प्रबंधन है, उसे हम बतला रहे हैं कि एसिड सल्फेट मृदाओं का रासायनिक प्रक्रिया समझना बहुत ही जटिल है। कुछ वर्षों में हुए वैज्ञानिकों अनुसंधानों से इन मृदाओं का प्रबंधन आसान हुआ है। एसिड सल्फेट मृदाओं का प्रबंध निम्नलिखित प्रक्रियाओं से किया जा सकता है। पहला आपका है
चूने का प्रयोग करके आप अम्लता को अच्छे तरीके से सुधार कर सकते हैं। इन मृदाओं में बनने वाले सल्फ्यूरिक एसिड को कृषि चूना डालकर बेअसर किया जा सकता है, लेकिन यह बुरी तरीके से प्रभावित भूमि के बड़े क्षेत्रों के लिए बहुत ही महंगा है। जल निकास वाली नालियों पर चूने की पुताई करने पर नाली में बनने वाले एसिड को उदासीन कर देती हैं। अगर चूने का आप प्रयोग करते हैं छात्रों, चूने द्वारा अम्लीय पानी को भी उदासीन किया जा सकता है। जल कवर विधि जो है, ठीक है, जल कवर विधि जो है, यह जमीन खराब हो जाती है, वहां पर आगे ऑक्सीकरण होने वाली प्रक्रिया को रोकने के लिए जमीन पर जल की परत लगातार बनाए रखी जाए तो बुरी तरीके से प्रभावित क्षेत्रों के लिए एक समाधान हो सकता है। पानी का कवर अम्ल सहनशील घास के विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर उसके बाद सतही जल निकासी, संकरी और गहरी नालियों की बजाय उथली और चौड़ी नालियों से जल निकास किया जाए तो आयरन सल्फाइड की परत को उजागर किया जाए, जिससे बिना ही सतह के पानी का निकासी किया जा सकता है। गहरी संकीर्ण नालियों में आयरन सल्फाइड की परत को उजागर होने और साथ ही सल्फ्यूरिक एसिड के रिसाव का जल मार्गों में मिश्रित होने की आशंका अधिक होती है, क्योंकि अगर सतही जल निकासी का प्रयोग किया जाए तो वहाँ पे आप नालियों के माध्यम से अम्लता को, स्तर को कम करके उसे आप अच्छे तरीके से जो है सुधार कर सकते हैं। फिर उसके बाद जितनी भी जो है आप इन जो है चूने का प्रयोग, अच्छा जल निकास, सतही जल निकास जो है, अगर आप जल निकास का अच्छा प्रयोग करते हैं, अच्छा साधन अपनाते हैं तो वहाँ पे अम्लता आपका दूर होगा, मिट्टी आपकी अच्छे तरीके से उसकी भौतिक दशा सुधरेगी और वहाँ पे आप जो भी किस्म की आप फसल लेना चाहते हैं उस फसल को आप अच्छे तरीके से उगाकर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं छात्रों। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।